नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मूल अधिकार के पार्ट 2 वाला सेशन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक के जो भी मूल अधिकार लिखे हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हमने इसके पिछले सेशन के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर और 18 तक के आर्टिकल में जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारा कवर किया है। आप लोगों को उससे पहले एक बात याद रखनी होगी, यदि सूरज की तरह चमकना है, यदि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना सीखो। इस भौतिक संसार में यदि आपको चमकना है, अपने आप में चमक पैदा करनी है, वो चमक आप में तभी आ पाएगी जब आप स्वयं को तपाएंगे, स्वयं को उस सूरज की तरह जलाएंगे। तो यह बात डॉक्टर कलाम साहब ने कही थी। आप सभी को, हम सभी को अपने जीवन में इसको उतारने की ज़रूरत है कि सोचता तो हर कोई है कि हमको भी वो अधिकारी वाली गाड़ी मिले, हम भी अधिकारी बनकर घूमें, लेकिन उससे पहले की जो तपस्या है, तप है, उसमें लोग नहीं जलना चाहते, तपना नहीं चाहते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना होगा यह बात कि यदि उस सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले अपने आप को सूरज की तरह जलाना सीखिए। शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। और ये हमारा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लेक्चर नंबर 8 है। तो इससे पहले हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अंतर्गत हमने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर हमने नागरिकता को कर लिया है, संविधान के जो बेसिक फीचर्स हैं उसको हमने कवर कर लिया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो हमने इसके अंतर्गत ही मूल अधिकार से रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। और इस तरीके से हमने सात चैप्टर कंप्लीट कर लिए। मूल अधिकार का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक के। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम वाला जो चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। कल हमने जैसा कि आपके साथ डिस्कशन किया था, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर ये 2 टर्म आए थे। इन लोगों को जिसको भी समझ में आ गए होंगे कि जैसे हमने, एक सेकेंड, फंडामेंटल राइट के जो 14 से लेकर 18 तक है, इसमें राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और इस राइट टू इक्वलिटी में बाकी के तो सब ठीक है, लेकिन 14 नंबर के इस आर्टिकल के अंदर 2 टर्म आए थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन 2 को हमने कल भी समझाया था, आज भी कुछ बच्चों की डिमांड थी, ये हमको पर्सनल मैसेज थे, तो इस वजह से हम इसको आपको दोबारा से बोल दे रहा हूँ। देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। इसका आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये इसका मतलब है कानून के समक्ष समानता का मतलब। कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका आशय यह है कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। ये बात क्यों है, इसको मैंने बताया था आपको कि यह एक तरीके का नकारात्मक कॉन्सेप्ट है। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, या हम कह सकते हैं वहाँ से इन्फ्लुएंस है। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन वाला है, ये सकारात्मक कॉन्सेप्ट है और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। अंतर आपको ये पता होना चाहिए कि यह वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इसका आशय यह है कि कानून की नज़रों में सभी लोग बराबर होंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी विशेषाधिकार टाइप का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके अंदर समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 15(3) में आप देखेंगे, पहले तो 15(2) के अंदर देखेंगे कि इसमें प्रोविजन है कि महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार, राज्य यानी स्टेट, विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। तो 15(3) के अंदर क्या किया है, SC ST से रिलेटेड लोगों के लिए रिजर्वेशन से रिलेटेड या SC ST से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन का काम आर्टिकल 15(3) के अंदर किया है। 15(4) के अंदर भी इसी तरीके से प्रोविजन देखते हैं आप। आर्टिकल 15(5) के अंदर और आर्टिकल 15(6) के अंदर, ये लेटेस्ट है, इसके अंदर EWS को 10% का रिजर्वेशन का प्रोविजन इसी आर्टिकल से इंक्लाइंड होकर आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट का बिल्कुल बेसिक आधार, और यहाँ पर सबसे मूल कॉन्सेप्ट हमारा यही था। आज हम जहाँ से शुरू करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक।
इसमें हम लोग देखेंगे ये हमारा जो आर्टिकल है, ये हमारा जो अधिकार है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब इसके अंदर आप लोग क्या क्या बातें देखेंगे कि एक तो आप इसके अंदर ये देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों को स्तर पर कौन से ऐसे मूल अधिकार उपलब्ध कराता है जिनका कि नागरिक अपने जीवन के विकास में यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आप यह भी देखेंगे कि इन मूल अधिकारों को, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये जो मूल अधिकार मिले हुए हैं ये अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि असीमित नहीं है, इनके ऊपर सीमाएं लग सकती हैं। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड हैं वह पार्लियामेंट कैसे इनके ऊपर इम्पोज कर सकती है, कैसे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, किन ग्राउंड के आधार पर किया जा सकता है, वो बातें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के रूप में देखने को मिलती हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। तो अब हम यहाँ देखेंगे आर्टिकल नंबर जो हमारा 19 है। ये आर्टिकल नंबर 19 हमको वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है जो हमारी स्वतंत्रता को अपहोल्ड करने का काम करते हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। इस राइट टू फ्रीडम के अंदर ही ये जो पहला वाला है, इसके अंदर क्या आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपको मिलेगी आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंदर। आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंदर यह बात आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो इसके अंदर आप कैसे आएंगे आगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यह आर्टिकल नंबर 19(1)(a) जो है, यह क्या बताता है कि किसी व्यक्ति को वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकता है। तो इसके अंतर्गत यह ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड आपको मूल अधिकार मिला हुआ है, आपको अपने बोलने का, विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जा सकता है। हाँ, अच्छा, इसी के अंदर आप देखेंगे कि ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही क्या बताया गया है, एक अधिकार के रूप में यहाँ पर चर्चा की गई है कि आप प्रदर्शन एंड विरोध, प्रदर्शन और अगर विरोध करते हो किसी भी विषय पर, किसी भी सरकार की नीति पर, तो वह आपका मूल अधिकार है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, लेकिन हड़ताल यानी स्ट्राइक करना आपका फंडामेंटल राइट के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ये दो बातें आप बहुत अलग अलग तरीके से याद रखना कि प्रदर्शन करने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये तो आपके पास एक अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रीजनेबल ग्राउंड दिए गए हैं जिनके, या मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे लॉजिकल ग्राउंड दिए गए हैं जिनके आधार पर पार्लियामेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड क्या है, पहले आप उनको देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हिंदी में आप इसको लिख सकते हो युक्ति युक्त प्रतिबंध, युक्ति युक्त प्रतिबंध। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये आप देखिए। यहाँ पे एक आएगा आपका सोवरेनिटी
एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता या अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता के आधार पर एक पहला ग्राउंड है। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। दो टर्म यहाँ पे हैं, ये पेन चेंज करके मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सोवरेनिटी, यहाँ तक सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, यहाँ पे है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। थर्ड नंबर का आप इसके अंदर देखेंगे जिसमें आपको मोरलिटी जैसे ग्राउंड देखने को मिलेंगे। मोरलिटी, यदि आपके विचार अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं तो उनके ऊपर भी स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। थर्ड आप देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका की अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि यदि आपके विचार किसी भी प्रकार से न्यायपालिका को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या उसके द्वारा दिए गए डिसीजंस को उस तरीके से क्रिटिसिज्म करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि न्यायपालिका का किसी भी तरीके से उसके मैं कहूँ कि उसके जो मूल वैल्यू है या ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं किसकी, न्यायपालिका की, उनको प्रभावित करने का, नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास आपके विचारों के माध्यम से किया जा रहा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर आपके जो राइट टू फ्रीडम और स्पीच है आपके का, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यह बात आप यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश के आधार पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर, मतलब एक आधार और है यहाँ पर, रिलेशन विद फॉरेन नेशन, या फ्रेंडली कर सकते हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन। किसी बाह्य देश से हमारे अगर मित्रवत संबंध हैं और आपके विचारों के माध्यम से उन संबंधों को प्रभावित किया जा रहा है या नकारात्मक रूप से उनको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो आपके इस मूल अधिकार के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो पहला आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा जिसमें आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। दूसरा इसके अंदर आप देखेंगे 19(1)(b), यह कहता है कि हथियार के बिना शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, हथियार के बिना शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, आप सम्मेलन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। यह अधिकार आपको 19(1)(b) के अंदर एक फंडामेंटल राइट के तौर पर दिया गया है। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो उन विचारों के आधार पर मैं ये आपको लिंक करने का बता रहा हूँ कि कैसे आप 19(1)(a) 19(1)(b) कैसे याद करेंगे। तो अगर आप विचार व्यक्त कर सकते हैं तो आप एक तरीके से जो आपके विचारों से मैच करते हुए लोग हैं या लाइट माइंडेड हैं, जैसा आप विचार रखते हैं वैसे ही विचार दूसरे भी रखते हैं, तो उनके साथ आप क्या कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो, यानी उनके साथ में आप एक तरीके से मिलकर असेंबल या बिना हथियारों के एक तरीके से आप सम्मेलन करने का अधिकार भी आपको मूल अधिकार के तौर पर प्राप्त है। अब इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन केवल दो आधार इसके अंदर दिए गए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसमें दो आधार आपको देखने को मिलेंगे, एक है सोवरेनिटी एंड
इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर आपके जो असेंबल हो रहे हैं, आप लोग कोई सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन में अगर आप राष्ट्र विरोधी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। दूसरा जो आधार है वो है आपका पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश। ये सार्वजनिक आदेश कब दिया जाता है कि जैसे आप कोई सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन में मान लो आपके जो समर्थक लोग आए हैं या आप स्वयं उस जगह पर इस तरीके के विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे न केवल राष्ट्र में अशांति बल्कि लोगों के बीच में एक दूसरे के विरोधी भावों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उस समय पब्लिक ऑर्डर के माध्यम से आपके सम्मेलन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो हो गया, इसके बाद आप देखेंगे 19(1) और सी। आपने पहले में देखा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली, दूसरे में आपने देखा कि आपको सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब जब सम्मेलन आपने कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यहाँ कह सकते हैं फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये अधिकार भी आपको मिला हुआ है कि आप आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर जो अधिकार आपको दिया गया है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी संघ बना सकते हैं, है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जानना क्या है अलग से, वो आप ऐसे देख सकते हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसके अंदर यह विचार देखने को नहीं मिलता है। इसको हमने 97 नंबर के अमेंडमेंट से 2011 में इंट्रोड्यूस किया है। तो 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में आर्टिकल 19(1) के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है। मुझे लग रहा है ये कलर आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुकेंगे आप, हम दोबारा लिख दे रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि इसके ऊपर जो कलर है कोई कलर दिखते नहीं आपको। हम वाइट से ही फिर से येलो से लिख सकते हैं। हाँ, ये येलो वाला दिखेगा, ये दिख रहा है क्या, ये शायद दिख रहा है। 97 नंबर का अमेंडमेंट है 2011 का, आई थिंक अब ये विजिबल है। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 19(1) है। अब इसके अंदर कौन से फॉर्म, जैसे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना है आपको, है ना, तो ये अधिकार आपको कहाँ पर मिलता है, आर्टिकल नंबर 19(c) के अंदर मिलता है। कोई कंपनी फॉर्म करनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है, ये अधिकार भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। ये जो 19(1) वाला आर्टिकल है, इसमें 3 तरीके के आपको जो ग्राउंड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के, वो 3 तरीके से देखने को मिलते हैं। हम उनको देखते हैं। यहाँ पर 19, ये कलर दिख रहा है क्या आपको, दिख तो रहा है, फिर भी वाइट ज़्यादा अच्छा दिखता है। 19(1)(c), इसके ऊपर आप देखेंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के लिए कुछ ग्राउंड दिए गए हैं, यानी ग्राउंड यानी आधार, और वो आधार दिए गए हैं 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले 2 आधार तो वही हैं जो आपने पिछले वाले में देखे थे। कौन से, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दूसरा आपने देखा उसी वाले में पब्लिक ऑर्डर। इसमें थर्ड एक जुड़ जाता है मोरलिटी का, कि आपने कोई ग्रुप फॉर्म किया है, अगर वो इमोरल काम कर रहा है या उसकी जो एक्टिविटी है वो इमोरल है, तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट के द्वारा लगाए जा सकते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यदि आपको समझ में आ रही तो आप लोग हमको थम्स अप के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हमें भी लगेगा कि हम जो समझा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो आपको सबको समझ में आ रहा है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को दिशा देने का काम
कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए अगर मेहनत करते हैं तो हम उम्मीद भी आपसे करते हैं कि आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे। इवन मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ और आपको सीखना है। तो आप सीखने की स्टेज पर हैं तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करके आना भी चाहिए और बैठना भी चाहिए। यह यूट्यूब पर ऐसा पहली बार आप देख रहे होंगे कि हम आपको आगे का सेशन भी बता के जाते हैं कि हम अगले सेशन में किन विषयों को या किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यदि अलर्ट हैं, मैं कहूँ कि अगर आप अलर्ट एस्पिरेंट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा स्टडी अपने स्तर पर करके आ सकते हैं। जब आप वो स्टडी करके बैठेंगे हमारे सेशन को सुनने के लिए तो आप ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं इस सेशन को और इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल नंबर 19(1)(d) की तरफ देखेंगे। 19(1)(d) ये क्या कहता है? पूरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार। घूमने का अधिकार। पहला हमको बोलने की आज़ादी देता था, दूसरा हमको सम्मेलन करने की आज़ादी दे रहा था, तीसरे ने कहा कि आप संघ बना लीजिए और संघ बना के क्या करिए, आप घूमिए। तो आप 19(1)(d) के अंदर देखेंगे कि आपको घूमने की आज़ादी प्रदान की जाती है पूरे के पूरे देश के अंदर। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, मूव फ्रीली throughout the territory of India. Move freely throughout the territory of India. आप मूल अधिकारों के अंदर 19(1)(d) आपको यह आपकी राइट टू फ्रीडम को अपहोल्ड करने के लिए, राइट टू फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए यह इस प्रकार का आपको अधिकार भी प्रदान करता है कि आप फ्रीली पूरे देश के अंदर बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे 19(1)(d) में किस टाइप के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करी गई है। तो इसको आप दो तरीके से देखेंगे, इसमें दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है। एक तो यहीं लिखता, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, 19(1)(d) के अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसमें दो तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। एक तो है इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और दूसरी है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर या इंटरेस्ट ऑफ, यहाँ से एक बात और लिख सकते हो, जनरल पब्लिक। ये ज़्यादा ठीक है, इसको लिखिए आप, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी सामान्य लोगों के हितों के आधार पर आपके कहीं भी घूमने के अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के हितों के आधार पर भी आपके कहीं भी देश में घूमने के अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ये दो बातों के आधार पर आपके घूमने के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्यों करना है ऐसा, आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि आप अगर ऐसा घूमने के दौरान कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिनसे आम लोगों के हित प्रभावित होते हैं, या आप किसी ट्राइबल एरिया में गए हैं और उनकी जो मान्यताएं प्रथाएं हैं उनको आप अवरुद्ध करने का या उनको विरूपित करने का कार्य कर रहे हैं, तो आपके इस अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया जाना ही आवश्यक है और इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। क्योंकि यह बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपके अधिकारों की सीमा वहीं तक है जहां तक दूसरे के अधिकार खत्म ना होने लगें या दूसरे के अधिकार प्रभावित ना होने लगें। तो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि एक चैप्टर मूल कर्तव्यों का भी शामिल किया गया है। अब आप इसके अंदर क्या देख सकते हैं, 19(1)(d) हो गया। अब हम देखेंगे 19(1)(e), है ना,
19(1) देखेंगे ABCDE। ई के बाद फिर आप देखेंगे एक आर्टिकल जो आपको मिलेगा, उसमें आपको मैं अभी बताऊंगा आगे। अब इसके अंदर क्या है 19(1) में, उसके 19(1) वाला जो आर्टिकल है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पे है निवास एवं अधिवास, निवास एवं अधिवास का अधिकार, रेसाइड्स, राइट टू रेसाइड्स इसके अंदर आता है। आप कहाँ रहेंगे और कहाँ सेटल होंगे इसका भी आपके ऊपर अधिकार है। रेसाइड्स एंड, रेसाइड एंड सेटल, रेसाइड्स एंड सेटलमेंट का राइट्स आपको 19(1) ई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप देश के किसी भी कोने में जाकर, किसी भी जगह पर जाकर आप अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, परमानेंटली और टेम्परेरी। निवास, अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो निवास होता है ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होता है। और यह जो होता है अधिवास, यह इसको सेटलमेंट बोलते हैं, सेटलमेंट, ये परमानेंट होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब कहीं पर अपना घर बनाता है तो वो उस उद्देश्य के साथ बनाता है कि वह व्यक्ति अब उस जगह पर कुछ समय के लिए, विशेष रूप से यानी लंबे समय के लिए यहाँ पर स्थिर होकर रहने की चाह रखता है, इसीलिए वो अपना घर बनाता है। तो यह जो अधिवास है ये आपको परमानेंसी प्रदान करता है, सेटलमेंट है, और यह आपका निवास है ये टेम्परेरी है। इसके ऊपर भी सरकार यानी कि राज्य कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और इसमें भी 2 ग्राउंड बताए गए हैं, जो 2 ग्राउंड आप ऊपर देख रहे हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर आप लिख सकते हो सेम एज अबव। जैसे ये लिखे हुए हैं इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये वाला हम हटा देते हैं, ये इसको सही कर लीजिए, पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक पहला ग्राउंड है इसके में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का। दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के हितों के आधार पर और सामान्य जनों के हितों के आधार पर आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यह वाला जो अधिकार है 19(1) यह आपको निवास और अधिवास का अधिकार प्रदान करता है, यानी रहने का और सेटलमेंट करने का अधिकार आपको प्रदान करता है। और इसके ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो किस तरीके के हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ सोशल ट्राइब्स, ये 2 आधारों पर इसके ऊपर लगता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है 19(1)F, यह भी एक मूल अधिकार था। इसके अंदर आपको राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें आप कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त था, लेकिन इस अधिकार में क्या हुआ, 44 नंबर के अमेंडमेंट के माध्यम से 1978 में इस फंडामेंटल राइट को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। और इस फंडामेंटल राइट को अब आर्टिकल नंबर 300A में पार्ट 12 के अंदर इंक्लूड करके संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया है। इतनी बात आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे कि आर्टिकल 19(1)F जो था यह राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटाकर भाग 12 में आर्टिकल 300A के अंदर शामिल कर दिया गया है, जहां पर यह संवैधानिक या विधिक अधिकार के रूप में अब उपलब्ध है। यह संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, इनसे संबंधित जो डिबेट है या इनसे संबंधित जो रिलेशन है, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला जो चैप्टर है इसी मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल नंबर 32 और 226 जब हम बताएंगे आपको, तो उसके अंदर हम आपको यह पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 19(1)F के बाद आता है 19(1)G।
19(1)(g। यह आपका आर्टिकल नंबर 19 में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें यह अंतिम वाला आर्टिकल है। व्यापार करने, व्यवसाय या पेशा अपनाने का अधिकार। यह एक बड़ा ही व्यापक मूल अधिकार है क्योंकि इसके अंदर यह लाइवलीहुड से रिलेटेड है, तो इसको बहुत ही व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया है। इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने और कैसा भी जो बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है, उसे कैरी करने की छूट प्रदान की गई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एज सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड ग्राउंड तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन सरकार को इसके लिए छूट दी गई है कि वह कुछ व्यापार संचालित करने के लिए आपके ऊपर कुछ शर्त आरोपित कर सकती है। वो शर्त कैसी है कि जैसे आपको मान लीजिए मेडिकल स्टोर खोलना है, मेडिकल स्टोर, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, है ना। तो आप पहला इसके अंदर जो कह सकते हैं शर्त, तो सरकार या स्टेट आपके ऊपर किसी प्रकार के व्यापार को करने के लिए कोई शर्त आरोपित कर सकती है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, राज्य किसी व्यवसाय को पूर्णतः या अंशतः, फुली और पार्शियली, अंशतः स्वयं कर सकता है, स्वयं कर सकता है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसे काम होंगे जिनको राज्य या स्टेट वो खुद करेगा, या तो पूरी तरीके से उस काम को स्वयं कर रहा होगा। जैसे आज से पहले आप देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो कार्य था वो पूरा का पूरा स्टेट के अंदर था। रेलवे का संचालन से लेकर उसका पूरा मेंटेनेंस तक सब कुछ सरकार के हाथ में था। अब कुछ समय से उसमें पार्शियली निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया है। तो इस तरीके से सरकार किसी भी शर्त को जोड़ सकती है और किसी भी शर्त को हटा सकती है। यह काम स्टेट के अंदर आता है और स्टेट इसको कर सकता है। अब हम लोग करेंगे आर्टिकल नंबर 20। अब है आर्टिकल नंबर 20, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है। अब यह संरक्षण आपको कैसे मिलेगा, इसके अंदर आप देखेंगे ये इसको आपको और इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसको इस तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अब इस अधिकार को ये कैसे है कि यदि किसी व्यक्ति को अपराधी के तौर पर या उसको एक तरीके से अपराध करने के जुर्म में उसको पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, तो उस व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होंगे और उन अधिकारों को वो कैसे अपहोल्ड करेगा, या मैं कह सकता हूँ कि किसी व्यक्ति के अपराधी हो जाने के बाद उसके पास क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो उन अधिकारों को 3 आधारों पर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यह जो अधिकार मिले हुए हैं ये मनमाने और अतिरिक्त दंड के खिलाफ संरक्षण के रूप में है। ये आर्टिकल 20 क्या करता है, मनमाने और अतिरिक्त दंड के
विरुद्ध संरक्षण है। आर्बिट्ररी और एक्स्ट्रा जो पनिशमेंट है उससे संरक्षण प्रदान करता है किसको? एक अपराधी व्यक्ति को। किसको? एक कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ऑफेंस वाला जो व्यक्ति है, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में जो व्यक्ति है या अपराध जिस व्यक्ति के ऊपर साबित किया जा रहा है उस व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त दंड के विरुद्ध यह अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। अब इस अधिकार के अंतर्गत 3 मूल बातें देखने को मिलती हैं। 3 मूल बातें जब आप देख लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यह जो अधिकार है यह कैसे व्यक्ति के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान कर रहा है उसमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो पहला इसके अंदर आप देखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, हिंदी में कहेंगे पूर्व पद प्रभाव नहीं, पहला। इसके बाद दूसरा जब आप इसके अंदर देखेंगे तो दूसरे में आप देखेंगे यहाँ पे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो जियोपार्डी, नो जियोपार्डी, यहाँ पे एक नो जियोपार्डी, यहाँ डबल और लिख लीजिए, नो डबल जियोपार्डी। यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में दोहरे दंड से या दोहरी जियोपार्डी, दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं। पहला ये हो गया नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं। दूसरा हो जाएगा नो डबल जियोपार्डी, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा है कि ये दिख नहीं रहा होगा सही तरीके से। नो डबल जियोपार्डी, फिर ये वाला है दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं। एक ये हो गया, पहला ये हो गया नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा हो गया नो डबल जियोपार्डी और तीसरा हो जाएगा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। थर्ड वाला हम यहाँ पर लिख देते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं स्व अभिशंसन नहीं। अब आप इनको एक एक करके समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यह जो मनमाने और अतिरिक्त दंड से कैसे किसी नागरिक की और विदेशी नागरिक की सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह वाला जो मूल अधिकार है यह न केवल हमारे नागरिकों को बल्कि बाहरी लोगों को भी उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि हमने आपको बताया 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल हैं, ये केवल नागरिकों को हैं, बाकी के तो सभी के लिए हैं। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब यह है कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जबकि जिस दिन उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उस दिन उस कृत्य को, जो कृत्य, जैसे मान लेते हैं कि कोई, यहाँ पर हम आपको एक बात समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ए व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने आज है 8 जून, इस डेट को कोई एक एक्ट किया है। यह एक्ट अगर इस 8 तारीख की डेट में अपराध है तो इस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा, और अगर यह इस 8 तारीख की डेट में इसका जो कृत्य है या एक्ट है यह अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है, अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो इस व्यक्ति को हम अपराधी भी नहीं मान सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कि अगर किसी व्यक्ति ने 8 जून को कोई ऐसा एक्ट किया जिसे अपराध की पुस्तक में अपराध के तौर पर दर्ज किया गया था तो उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा, और अगर वह कृत्य उसका 8 तारीख को अपराध के तौर पर दर्ज नहीं है तो उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 8 तारीख को उसका जो एक्ट था वो अपराध नहीं था और अगले, जैसे मानते हैं आगे डेवलपमेंट हुआ और 12 जून के दिन उस
कृत्य को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उस ए व्यक्ति को अब दोबारा से अपराधी बना दिया जाएगा। दूसरा इसी के अंदर था नो डबल जियोपार्डी, यही तो था, दोहरी क्षति नहीं, यहाँ पे लिख लो आप, दोहरी क्षति नहीं। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं यही ए व्यक्ति है, इसको अगर कोई एक्स अपराध करने पर यदि सजा मिल चुकी है तो इसको पुनः सजा नहीं दी जा सकती है, पुनः सजा नहीं दी जा सकती है। यह बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। हाँ, एक बात इसके अंदर आप देख लेंगे, जैसे पहले वाला जो था, ये पहला नंबर का जो था ना आपका, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, यही तो था, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये था ना, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं। ये केवल क्रिमिनल कानून में ही अवेलेबल है, ओनली फॉर क्रिमिनल। ये वाला मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि इसको अब हो गया है, आप इसको देख लीजिए। यह जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, यह केवल और केवल क्रिमिनल कानून में ही आपके लिए यह अधिकार मिलेगा। आपको ये सिविल लॉ, टैक्स लॉ, इससे रिलेटेड कानूनों में यह अधिकार आपको उपलब्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से नो डबल जियोपार्डी वाला जो अधिकार है, यह अधिकार आपको केवल और केवल किस चीज़ में प्राप्त होगा कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, यह वाला जो अधिकार दोहरी क्षति वाला, यह आपको हर तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये याद रखना होगा कि यह अधिकार आपको जुडिशियल एक्शन में ही अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ऑफिस में या किसी निजी संस्थान के अंदर इस तरीके का कोई कानून आपको उपलब्ध कर, इस तरीके का कोई अधिकार आपको उपलब्ध कराया जाए। और जो लास्ट वाला था थर्ड नंबर का, उसमें आपने देखा था क्या था, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्व अवशंसन नहीं। इसके अंदर बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी दृश्यम, उसके अंदर एक सीन आता है लास्ट में, तो उसको पुलिस कस्टडी में विजय को अपराध स्वीकार करना पड़ता है और उसके बाद वह कोर्ट में जाकर उस बात को बदल देता है और वो किसी भी कार्रवाई से बच जाता है। तो यह वाला एक्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके अंदर क्या है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, यहाँ लिख दो, अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ना, इम्पोज नहीं कर सकते आप किसी को। लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और लिखी गई है कि इस वाले राइट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। एक्सटेंड नहीं करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए या किसी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति से कोई सैंपल कलेक्शन की मांग हो रही है, किसी व्यक्ति को फिजिकली किसी चीज़ की ऐसी डिमांड हो रही है जो एक प्रूफ के तौर पर काम करेगी, तो उसको उस चीज़ से देने से वह व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। जैसे ब्लड सैंपल हो गया है ना, या मैं कह सकता हूँ किसी भी तरीके के और भी जो बॉडी से सैंपल लिए जा सकते हैं डीएनए मैचिंग के लिए या किसी और कार्रवाई के लिए, इंक्वायरी के लिए, तो उनके लिए इस अधिकार को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। या मैं कह सकता हूँ कि केवल मौखिक और ओरल, ये दोनों तरीके से ये अधिकार प्राप्त है कि मौखिक और रिटिन, मौखिक और ओरल तो एक ही बात हो गई, मौखिक और रिटिन किसी व्यक्ति को
आप अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी यह तो एक उसको अधिकार प्राप्त है, लेकिन उससे किसी भी तरीके के इंक्वायरी की ज़रूरत के लिए पब्लिक ऑर्डर के को ध्यान में रखते हुए यदि किसी तरीके के सैंपल कलेक्शन की ज़रूरत है तो फिर यह अधिकार प्राप्त व्यक्ति भी मना नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से यह 3 अधिकार हमको आर्टिकल नंबर 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि आर्टिकल नंबर 21 को करेंगे, और जिसके अंदर आपको मिलेगा लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड क्या है उसमें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल नंबर 21 ये बहुत ही वाइडर स्प्रेड एक फंडामेंटल राइट है। अब इसके अंदर आप देखेंगे, यहाँ एक सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक तो ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये 2 अधिकार इसके अंदर शामिल हैं। ये यहाँ पे लिखता है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बोला गया है कि किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पर जा लिख लो इतने अच्छे से। मुझे लग रहा है ये बात अब आपको, किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह बात आर्टिकल नंबर 21 में लिखी हुई है। और इसको लिखने में कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यह बात आर्टिकल नंबर 21 के अंदर लिखी हुई है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बात आ गई ना, यहाँ पर स्वतंत्रता को किया जा सकता है कानून, ये कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं। गोपालन केस 1950। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए निर्णय दिया कि जो व्यक्ति है या जिस व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया जा रहा है, उस व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वह मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध मिला हुआ है, और वो मनमानी कार्यवाही केवल और केवल एग्जीक्यूटिव की होनी चाहिए। यानी इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यायालय ने गोपालन मामले में बोला कि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कार्यकारी कार्यवाही एग्जीक्यूटिव एक्शन के विरुद्ध मिला हुआ है, न कि लेजिस्लेटिव एक्शन के विरुद्ध। यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। उसकी कार्यवाही पर केवल एक्शन यह होगा कि वह उसके कार्यक्षेत्र के अंतर आता था या नहीं। यानी कि पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बनाया है,
और वह कानून उसके कार्यक्षेत्र में बनाने के लिए आ रहा है या नहीं, इस बात की जांच न्यायालय करेगा। न्यायालय इस बात की जांच नहीं करेगा कि इस व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, यह उचित है या अनुचित है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हमारा संविधान करता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यायालय में कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के विरुद्ध यह अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को प्रदान किया गया है। क्या मेरी बात आप समझ में आ पाई? अगर एग्जीक्यूटिव की कोई आर्बिट्ररी एक्शन होती है तो उसके खिलाफ वह नागरिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर न्यायालय में जा सकते हैं। कब? जब केवल कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा कृत्य किया जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? 1950 में तो न्यायालय यह फैसला देता है, लेकिन उसके बाद मेनका गांधी का केस आता है। मेनका गांधी का मामला आता है 1978 के अंदर। इस 1978 के अंदर न्यायालय ने बोला कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह न केवल मनमानी कार्यवाही कार्यपालिका की हो चाहे विधायिका की हो, यानी यह जो अधिकार है यह कार्यपालिका और विधायिका दोनों की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध नागरिकों और गैर नागरिकों को प्रदान किया गया है। जैसा यहाँ पर बोला कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के विरुद्ध है, यहाँ पर बोल दिया कि यह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है, यह एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेटिव एक्शन के विरुद्ध भी लोगों को प्राप्त है। यह बात इस आर्टिकल के अंदर बोल दी गई। तो यहाँ जब न्यायालय ने फैसला दिया था तो यह फैसला उन्होंने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के आधार पर दिया था, लेकिन मेनका गांधी तक आते आते न्यायालय ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अनुपालन करना भी शुरू कर दिया। इसी वजह से इस जगह पर आकर जो विधायिका है उसकी कार्यवाही को भी उचित और अनुचित के आधार पर चेक किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। इसके बाद जो आर्टिकल आता है आपका, वह आर्टिकल आता है आर्टिकल 21A, है ना। ये आर्टिकल आप लोगों ने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाद में शामिल किया गया है, पहले तो यह आर्टिकल था नहीं। तो यह आर्टिकल है आपका राइट टू एजुकेशन, यही तो है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसमें आपको 2-3 बातें जान लेनी है, उसके बाद ये हो जाएगा। पहले तो ये जान लो कि ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में ऐड किया गया था। 86वां संविधान संशोधन लाया गया और उसके माध्यम से इसको कब 46th अमेंडमेंट था 2002 का, ठीक है। इस 46 नंबर के अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया 2009 में। तो ये 2 बातें आप समझ सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन 21A में मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको ऐड किया गया था और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इतनी बातें आपको इसके संदर्भ में जरूर से पता होनी चाहिए। अब आता है आपके पास आर्टिकल नंबर 22, है ना। ये राइट टू फ्रीडम के अंदर लास्ट आर्टिकल है। इसके बाद आपका शोषण वाला अधिकार शुरू हो जाता है। इसमें क्या किया गया है, कुछ मामलों में हिरासत एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। कुछ मामलों में हिरासत और गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें क्या किया गया है कि प्रोटेक्शन दिया गया है आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन के लिए। आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन, ये 2 चीज़ों के लिए इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्बिट्ररी एक्शन एंड डिटेंशन।
इन दो तरीके से, इन दो कामों के विरुद्ध यह अधिकार आर्टिकल 22 उपलब्ध कराया गया है। आपको इस अधिकार को समझने से पहले कुछ बातें जरूर से समझ लेनी चाहिए कि ये जो अरेस्ट होता है, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी, यह गिरफ्तारी दो तरीके से होती है ना, दो तरीके से होती है। एक होती है प्यूनिटिव अरेस्ट और एक होती है प्रिवेंटिव अरेस्ट। अब ये जो प्यूनिटिव वाली है, प्यूनिटिव अरेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, यह है दंडात्मक हिरासत। यह जो हिरासत है यह व्यक्ति को तब दी जाती है जब वह व्यक्ति अपराध सिद्ध हो चुका है। न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो उसको प्यूनिटिव अरेस्ट किया जाता है। प्रिवेंटिव होता है, इसको बोलते हैं निवारक निरोध। इसमें क्या होता है कि संभावना के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है या उसका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा होता है कि यह व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टाइम पर अपराध कर सकता है, तो उसको उस अपराध को घटित करने से पहले ही न्यायिक हिरासत में या पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। तो ये होती है प्रिवेंटिव अरेस्ट, या इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोला जाता है। दो तरीके से इसका यूज आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में ही ये मैंने बोल दिया, यहाँ पे प्यूनिटिव अरेस्ट बोल दिया है, प्यूनिटिव डिटेंशन भी इसको बोल देंगे क्योंकि ये डिटेंशन का ही राइट था, तो इसको अरेस्ट की जगह पे आप लोग भी डिटेंशन लिख लीजिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन, ये दो शब्द हैं, एक्सप्लेनेशन वही है जो हमने आपको अभी करके दिया है। अब होगा क्या कि जैसे कोई व्यक्ति अगर प्यूनिटिव डिटेंशन के माध्यम से हिरासत में लिया गया है तो उस व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे। पहला अधिकार उस व्यक्ति को होगा कि विदिन 24 आवर जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, पहला अधिकार उसको यह मिलेगा। दूसरा अधिकार उसको अपनी मनमर्जी के वकील या लीगल एडवाइजर से सलाह लेने का अधिकार उसको प्राप्त है। ठीक है, ये अधिकार आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये दंडात्मक हिरासत में, प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर। प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध, यहाँ पर जैसे वो सही शब्द लिखा था, यहाँ पर भी आप लोग सही शब्द कर लीजिए। निरोध, एक तो अपने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का, दूसरा अपनी मनमर्जी का वकील से परामर्श लेने का, और इसके अंदर गिरफ्तारी का रीजन जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार भी उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। इधर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इस व्यक्ति को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है इसकी गिरफ्तारी का, पहला। दूसरा, इसको 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यदि 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में रखा जाएगा तो उसके लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसकी हिरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो तरीके के जो ये निरोध हैं यानी डिटेंशन है, इन डिटेंशन के विरुद्ध इस नागरिक को ये वाले जो अधिकार हैं ये प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, अपनी मर्जी के वकील से सलाह लेना और उसे कारण जानना। यद्यपि पब्लिक ग्राउंड पर या किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे ग्राउंड बताना कंपल्सन नहीं है, यहाँ वाले में कंपल्सन बताना जरूरी नहीं। दूसरा, 3 महीने तक उसको निवारक निरोध के अंतर्गत रखा जा सकता है। उसके आगे अगर उसे बढ़ाना है तो हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी और उस कमेटी के गठन के बाद ही उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 20, 21, 21A और 22 और इनसे रिलेटेड जो भी केस थे उन सबको कंप्लीट किया। और इसके आगे के सेशन में हम आर्टिकल नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को यह सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है ताकि हम आगे के सेशंस में उन सुधारों को शामिल कर सकें जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। आप सभी लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।